हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में आज हमारा अगला टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। उतना ही प्यार दिखाइए जितना आपने बाकी वीडियोस को दिखाया। आइए आज के सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम्स के लिए या फिर पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। इन सब की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो कोई क्वेरी है, आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर देखने को भी मिल रहा है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द फॉर्मूला इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं जी। और ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अगर आप इस पे ध्यान से नजर डालेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनकम्स को ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी इंप्लॉइज की इनकम है, आपके बिजनेस के सरप्लस हैं और इनकम्स हैं, वो यहाँ पे ऐड होती हुई आपको दिख रही हैं। ऑप्शंस आपके पास है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और कंजम्पशन मेथड। तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपका है, दिस बिलोंग्स टू इनकम मेथड। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि जीएनपी एट एमपी इज। तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे निकल कर आएगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी। तो देखो जी, यहाँ पे आपको जीडीपी से बेसिकली जीएनपी पे पहुंचना है। तो अगर आपको जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचना है तो डी आपका डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचने के लिए उसमें बाहर से जो आपकी फैक्टर इनकम अर्न हो रही है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड किसको करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इफ रियल जीडीपी इज 56,700 करोड़ एंड द प्राइस इंडेक्स इज 135, नॉमिनल जीडीपी इज गोइंग टू बी। तो रियल जीडीपी हमें दे रखा है जी, और प्राइस इंडेक्स भी दे रखा है। यहाँ पर 135 इज द प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी आपको बताना है। देखो, नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसके अंदर आपके करंट प्राइसेस कंसीडर किए जाते हैं। रियल जीडीपी के अंदर आपका जो प्राइस का इफेक्ट है वो हम खत्म कर देते हैं। हम यहाँ पे बेस प्राइसेस पे रियल जीडीपी को कंप्यूट करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी क्योंकि करंट प्राइसेस पे है तो ये ज्यादा आएगा। और ज्यादा कितने से आएगा, आपके प्राइस इंडेक्स के, जो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स का जो रेशो है उससे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 56,700 करोड़ हमारे पास रियल जीडीपी है तो इसमें आपको प्राइस इंडेक्स का इफेक्ट डालना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस इंडेक्स का रेशो। 135 इस साल का प्राइस इंडेक्स है। बेस ईयर का कितना होगा, बेस ईयर का होगा जी हमारे पास 100। तो बेसिकली 1.35 से आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और ये आपका निकल कर आएगा 76,545 करोड़। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। यहां हमारे पास सवाल है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। तो एमसी और एमआर को लेकर आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एमसी एमआर से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, और बराबर भी होगा तो कहां से काटेगा एमआर को, नीचे से कि ऊपर से, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अलग अलग मार्केट फॉर्म्स में पढ़ा होगा। ये वो पॉइंट है जहां पे आपका एमसी एमआर के बराबर होता है और एमसी एमआर को नीचे से काट रहा होता है। एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व को यहाँ पे नीचे से काट रहा है। जैसे आप इस कर्व, इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे आपका जो एमसी एमआर है किस तरीके से एमसी एमआर को नीचे से काट रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is added to the national income while calculating personal income? तो नेशनल इनकम तो निकाल ली, बट हम पर्सनल इनकम की तरफ जा रहे हैं। पूरी देश की इनकम तो निकाल ली, अब लोगों की इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोगों की क्या कोई ऐसी इनकम भी हो सकती है जो नेशनल इनकम में नहीं आ रही? अगर हाँ तो उसे ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शंस देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स टू फॉरेनर्स है, ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स है, या फिर नन ऑफ दी अबव।
तो हमारे इंडिविजुअल्स की कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकती हैं जो उनको मिली हो, जैसे कोई स्कॉलरशिप वगैरह उनको मिल चुकी हो, कोई सब्सिडी का बेनिफिट उनको मिल चुका हो, उनके खाते में आ गया हो, तो उससे उनकी पर्सनल इनकम तो बढ़ जाएगी बट नेशनल इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो नेशनल इनकम में अगर हम ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स ऐड कर दें तो हम अपनी पर्सनल इनकम की तरफ यहाँ पे पहुंच सकते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। In dash form of the market structure, the degree of control over price is very large. तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल कौन से फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो मोनोपोली के अंदर आपका एक सेलर है और पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और यहीं पे आपका प्राइस के ऊपर कंट्रोल सबसे ज्यादा होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सब सवाल है। इफ चेंज इन डिमांड इज नॉट प्रोपोर्शनल द डिमांड कर्व विल बी। तो डिमांड कर्व की यहाँ पे बात हो रही है। देखो, आपने यूजुअली देखा होगा डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता होगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं बट ये जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये आपके एक प्रोपोर्शनल चेंज है। आपकी जो स्लोप है वो यहाँ पे सेम रहेगी तभी तो लाइन बनेगी। बट अगर चेंज प्रोपोर्शनल नहीं है, कहीं पे चेंज ज्यादा कहीं पे चेंज कम, तो उस केस में लाइन नहीं बनेगी, तो उस केस में कुछ आपका कर्व की फॉर्म में बनेगा यहाँ पर। तो आपका डिमांड कर्व नॉन लीनियर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली विद प्रोडक्शन। जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती रहेगी। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी बिल्कुल फिक्स रहने वाली है, नहीं बढ़ेगी। बट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे हमेशा आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन इलास्टिसिटी इज। तो इलास्टिसिटी और रेवेन्यू का जो रिलेशन है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी। तो अब बताना है इलास्टिसिटी आपकी कितनी हो कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए? 0, 1, मोर देन 1 या फिर लेस देन 1। तो जो रिलेशन है रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का, अगर आप इसे स्टडी करेंगे, फॉर्मूला भी हमारे पास रहता है, उस फॉर्मूला में भी आप इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 डाल के देखेंगे तो आपका एमआर 0 हो जाएगा। एंड ये वो पॉइंट है जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हमें देखने को मिल जाता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। अंडर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टीवीसी कर्व विल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का अगर केस है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व टीवीसी कर्व जो है वो क्या बिहेवियर शो करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। वो फॉल करेगा, राइज करेगा, और साथ ही इंक्रीजिंग रेट पे या डिक्रीजिंग रेट पे। दीज आर द ऑप्शंस व्हिच वी आर गिवन हियर। तो टीवीसी कर्व की अगर आप शेप जानते हैं, टीवीसी कर्व की शेप एक इन्वर्टेड एस शेप की तरह रहती है। तो यहाँ पे आप देखें इस तरीके की शेप इसकी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक लेवल ये है और एक लेवल आपका ये है। तो जनाब डिमिनिशिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं जो आपका ये वाला लेवल है ना, इस लेवल की बात कर रहे हैं, ये वाले स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इस स्टेज के अंदर आपका टीवीसी कर्व ऊपर तो बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज तो शुरू से ही कर रहा है, बट एक स्टेज पे आ जाने के बाद जब आपके रिटर्न्स डिमिनिश होने शुरू हो चुके हैं, ये तेजी से बढ़ रहा है। दैट इज, इट इज राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Price elasticity when 15% price fall causes 45% rise in demand. तो प्राइस 15% गिरा और डिमांड 45% इंक्रीज कर गई। तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। तो 45 डिवाइडेड बाय 15 हमारा यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहने वाला है वो यहाँ पे 3 का रहने वाला है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3। Now the next question is, an isoquant is also known as। isoquant को और किस नाम से पुकारा जाता है जी? isoquant इक्वल क्वांटिटी या इक्वल प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे आप अलग अलग लेवल्स ऑफ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे लेबर और कैपिटल के, बट आपका जो आउटपुट है वो बराबर रहने वाला है। तो यू आर गोइंग टू बी इनडिफरेंट कि ज्यादा लेबर इस्तेमाल करूं ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल करूं। सो दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। which is not a characteristic of business economics। business economics का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है?
नॉर्मेटिव, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होता है, इंटरडिसिप्लिनरी भी होता है, अलग अलग डिसिप्लिन से लिंक्ड रहता है, प्रेगमेटिक है, आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी सुझाता है। ओनली स्टैटिक कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक से ज्यादा डायनामिक भी है। तो डायनामिक और स्टैटिक दोनों आप कह सकते हैं, बट ओनली स्टैटिक कहना तो गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ओनली स्टैटिक। Wealth maximization approach is not based on, wealth maximization approach की बात जो है वो यहां पे हो रही है जी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब आप बात करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप देखते हैं कि आप अपने बेनिफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू योर कॉस्ट। कैश फ्लो, कैश फ्लो आप देखते हैं, कैश फ्लोज को देखते हैं कि यार हमारे जो कैश फ्लोज है उनके बेसिस पे आप देखते हैं कि आप कैसे अपनी जो वेल्थ है वो बढ़ा सकते हैं। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज भी निकालते हैं यहाँ पर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ऑटोमेटिकली आ गया। फंड फ्लो, देखो फंड फ्लो और कैश फ्लो दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग है। हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ज्यादा लिंक्ड है जी, और यहाँ पे हम कैश फ्लो पे फोकस करते हैं ना कि फंड फ्लो पे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या एडवांटेज है यहाँ पे, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। इजी डिसीजन प्रॉफिट लिंक, देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक डिसीजन का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। रिकॉग्नाइजेस रिस्क, रिकॉग्नाइजेस टाइमिंग, सोशल वेलफेयर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम देखते हैं कि हर एक डिसीजन हमारे प्रॉफिट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, तो हम डिसीजन प्रॉफिट का लिंक जो है वो यहाँ पे देखते हैं, उसे यहाँ पे समझते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। ये इसका एक बहुत मेजर एडवांटेज है कि हम हर एक डिसीजन का प्रॉफिट इंपैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास सवाल है जी। द रेट ऑफ वनस्पति घी एंड प्योर घी आर ₹8 and ₹16 per kg respectively. Sham buys 6 kg vanaspati ghee and 4 kg pure ghee. Later, the price of the vanaspati ghee is ₹8 per kg and pure ghee is 24 per kg. Then his demand for vanaspati ghee is 8 kg and pure ghee is 3 kg. The elasticity of substitution will be. अब देखो ये वाला जो सवाल है ना, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, इसमें कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी जो आपने पहले नहीं करी, तो शायद आप आगे ना कर पाए। तो देखो जी यहाँ पे कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है, आइए देखते हैं जी। तो इस केस में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको निकालना है फॉर्मूला, आपको क्या लगाना है क्या निकालना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे टिका हुआ है। आपको सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी निकालने के लिए बेसिकली निकालना होगा कि हमारा क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आया डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा कैलकुलेशन आपको करना है। तो इनिशियली और बाद में जो चीजें हो रही हैं उनको एक बार नोट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनिशियली, वनस्पति घी है और हमारे पास है प्योर घी। तो वनस्पति घी और प्योर घी का इनिशियली हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी क्या था उसे नोट कर लेते हैं। वनस्पति घी का हमारे पास इनिशियली जो प्राइस था वो 8 था और प्योर घी का 16 था, और इनकी जो क्वांटिटी की कंजम्पशन चल रही थी 6 किलो और 4 किलो की चल रही थी। तो अगर मैं निकालूं कि इनका रेशो क्या है, प्राइस रेशो क्या है, तो ये 8/16 या फिर 1/2 का प्राइस रेशो हो गया। ये रेशो 6/4 या फिर 3/2 का हो जाएगा। ये बेसिकली रेशो आ गया इनिशियली प्राइसेस का भी और क्वांटिटी का भी। अब बाद में बात करते हैं, बाद में अगर मैं देखूं वनस्पति घी और प्योर घी ये इनिशियली था और ये बाद में ये न्यू वाला है। तो बाद में हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो वनस्पति घी का जो प्राइस है वो हो गया ₹8 पर केजी, और यहाँ पे हमारे पास प्योर घी का हो गया ₹24 पर केजी, प्योर घी का बढ़ गया। अब इससे होगा क्या, इससे वनस्पति घी की डिमांड जो है वो और बढ़ गई, 8 केजी हो गई, और प्योर घी की जो है वो घटकर 3 केजी की ही रह गई। अब इनका रेशो निकालो, 8/24 यानी कि 1/3, और दूसरा 8/3 यहाँ पे बन जाएगा। फॉर्मूला प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, आपको बताना है कि क्वांटिटी रेशो में कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया, डिवाइडेड बाय प्राइस रेशो में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो क्वांटिटी रेशो में कितना परसेंटेज चेंज आया बताइए फटाफट से। क्वांटिटी हमारी 3/2 से 8/3 हो गई, तो 8/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितनी थी 3/2 इंटू 100 करेंगे तो ये क्वांटिटी का चेंज आएगा। डिवाइड करना है प्राइस के चेंज से कि प्राइस रेशो में कितना चेंज आया। प्राइस रेशो हमारी 1/3 थी और इसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, ओरिजिनल रेशो हमारी 1/2 थी,
और इनिशियली हमारा 1/2 था, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो बेसिकली परसेंटेज निकाल रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी परसेंटेज निकाल के डिवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या निकल कर आएगा। और इसको प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा यहाँ पे -7/3 निकल कर आएगा शायद, हाँ 7/3 निकल कर आएगा जी। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये 7/3 निकल कर आएगा। इसको सारा का सारा सॉल्व अगर आप करेंगे 7/3 आएगा। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का जो है वो बनेगा। अब देखो मैंने सारा का सारा तो सॉल्व आपको नहीं करके दिखाया एग्जैक्टली, बट ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी गई है। तो फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो ये वाला आप पूरा देखेंगे अगर जो आपका स्लाइड है, तो उससे आपको सारी चीजें अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएंगी। सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट के है, आई नो आपको दिक्कत आ रही होगी समझने के अंदर, बट आपको इसे याद करना पड़ेगा कि अगर ऐसा सवाल हो गया तो ऐसे कैलकुलेशन होगी तभी आंसर निकल कर आएगा। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि सभी के लिए नहीं है, थोड़ा सा इसे याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप आगे इसे समझ पाएंगे और आगे सवालों में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल है जी, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज बिटवीन व्हिच द इंडिविजुअल इज इनडिफरेंट, सो इट इज टर्म्ड एज इनडिफरेंस कर्व। ये इनडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है, बट हाँ डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और ये वाला जो डेफिनेशन आपको दिया था जेके स्मिथ ने दिया था, आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बनेगा। चलो अगला सवाल है जी, when the law of diminishing returns is applied in the production of goods, then the increase in production leads to marginal cost and average cost। बताइए जी, जब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो चुका है, अब आपकी रिटर्न्स डिमिनिश कर रही हैं और फिर भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या करेगी, आपकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, दोनों ही आपकी जो कॉस्ट है यहाँ पे हमें इंक्रीज होती हुई दिखेंगी। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन सप्लाई, देन देयर विल बी अ डिमांड साइड इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो देखो जी, अगर डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है, इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपका जो डिमांड का इफेक्ट है वो क्या होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ेगा घटेगा अनअफेक्टेड रहेगा, आपको बताना है जी। तो अगर आपकी डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है, डिमांड इंक्रीजेस मोर देन द सप्लाई, तो इस केस में आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, प्राइस तो बढ़ना ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बनेगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी, इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन, the amount of profit of the firm is maximum or the amount of loss is minimum when the marginal revenue and the marginal cost of the firm are। तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं। देखो इक्विलिब्रियम आपका वो वाला पॉइंट होगा जहां पे एम आर एम सी जो है वो आपके बराबर होंगे, ना कोई एक दूसरे से ज्यादा होगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एम आर इज इक्वल टू एम सी का बनेगा। चलो अगला सवाल, द टर्म मोनोपोलिस्ट डिफाइंस अ स्टेट इन व्हिच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो भैया सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको पता है तो आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हेंडरसन एंड क्वांट का है, आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। तो डेफिनेशंस आपको याद करके जानी पड़ेंगी। अगला सवाल है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मार्केट। देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको कौन सी मार्केट में देखने को मिलेगा, प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में तो नहीं दिखेगा जी। ये आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट आपको देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांडिंग एटसेट्रा। अगला सवाल है, आपको बताना है चूज द करेक्ट वन। आपकी नेशनल इनकम यहाँ पे कौन सी होने वाली है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो नेशनल इनकम जो आपकी होती है वो होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये निकालने के लिए आपको जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस वाला, उससे फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए देखो मार्केट प्राइस जो है उसमें टैक्सेस जुड़े होंगे, तो टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा जी, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मार्केट प्राइस जो है इसमें से सब्सिडीज घटी हुई होंगी, ये प्राइस कम देखने को मिल रहा होगा, तो आपको इसमें सब्सिडीज को ऐड बैक करना पड़ेगा, तो आप अपने फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचोगे।
और ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, वो आपको बताना है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास तीन मेन मेथड्स यहाँ पे रहते हैं जी। हमारे पास प्रोडक्शन मेथड है, हमारे पास इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारे पास नहीं रहता कोई, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, उसे प्यारे दोस्तों क्या बुलाया जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, पर्सनल इनकम बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, या डिस्पोजेबल इनकम बनेगा? तो ये डेफिनेशन आपका जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यहाँ पे दिया गया है जी। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स और नेशनल्स ऑफ अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड व्हिच इज यूजुअली 1 ईयर। इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। बहुत ज्यादा डीप फैक्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल शायद नॉर्मली लोग कवर अप नहीं करके जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर इतना डीप और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर सवाल पूछा जाएगा इतना कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का है। आगे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे या नहीं कोई कुछ कह नहीं सकता है, बट ऐसे सवालों को प्रिपेयर करने के चक्कर में आपका सिलेबस नहीं छूटना चाहिए। टाइम बच रहा है तो हाँ ऐसी चीजों को आप सर्च कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बट अगर टाइम नहीं बच रहा है तो ऐसी चीजों के पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के ऊपर भी सवाल यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है उससे एडम स्मिथ, जेबी से और वॉकर तो जुड़े हुए हैं, बट पिगू नहीं जुड़े हुए। पिगू जो है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का आपका यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बुलाया जाता है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बेटर वे में एलोकेट किया जाए, और इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बनेगा। अगला सवाल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई है आपको बताना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशंस है, और ये वाली जो डेफिनेशन है ना प्यारे दोस्तों, ये प्रोफेसर मार्शल से जुड़ी हुई है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है और उनकी डेफिनेशंस यहाँ पे इंक्लूड कर दी, आप इसे एक बार अपने एंड पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स रिलेट्स टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। कि आपके डिमांड जो है इन इलास्टिक है, प्राइस के बढ़ने या घटने से उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपकी जो डिमांड है एक बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है। इस सीधी लाइन में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपका प्राइस कितना भी बढ़ जाए कोई चेंज इस सीधी लाइन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और ये इन इलास्टिक डिमांड को डिपिक्ट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आपकी अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन हो गई होगी। आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।